अब की बार शाहीन बाग में बुलडोजर। दिल्ली में ऑर्डर, अब चलेगा बुलडोजर। जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ पे एसडीएमसी की टीम आ चुकी है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन बालकिशन आपको दिखाएं। ये पूरी टीम जो है जैतपुर के अलग अलग गलियों का मुआयना कर रही है, खास करके उन गलियों का, उन लोकेलिटीज का, उन मोहल्लों का, जैसे कि मुकेश सूर्या ने खुद कहा, जहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के बसे हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। दिल्ली में 12 जगह गरजेगा बुलडोजर। जो आप कॉलोनी यहाँ बसे दिख रहे हैं, जितना ये निर्माण देख रहे हैं, ये अवैध तरीके से किया गया है। आप देखिए ये पूरा जंगल का, रिवर बेड का इलाका है। दरअसल वो सामने यमुना नदी बह रही है। फ्लावर नहीं, दिल्ली में फायर बुलडोजर। ये सामने जो रोडी बदरपुर पड़ा है, ये भी अतिक्रमण है। जो बिल्डिंग बनी है अवैध, वो भी अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर। जो कबाड़ी बैठाए जा रहे हैं, जो पूरा गंद फैला रहे हैं, वो भी अतिक्रमण है। और जो इस तरह से अवैध कब्जा करके बैठे हैं, वो भी अतिक्रमण है। अतिक्रमण पर बुलडोजर झुकेगा नहीं। डर लग रहा है कि बुलडोजर चल सकता है। मैम डर ही लग रहा है क्योंकि जहांगीरपुरी में चला दिया, हमें भी डर लग रहा है पूरा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। हमारे लिए छुरी चल रही है और ये छुरी तो हमें अब भी है और हम जी रहे हैं जब भी है। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन क्यों? बीजेपी और एमसीडी ये कह रही है कि ये अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर है। 15 साल से अवैध निर्माण होने क्यों दिया? एक एक घर में कोई घर नहीं बचेगा जिसके अंदर कमियां ना निकाल दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आज धाकड़ में बात होगी दिल्ली की फायर बुलडोजर की। जहांगीरपुरी में अपना रौद्र रूप अवतार दिखाने के बाद बुलडोजर अब दक्षिणी दिल्ली में गरजने के लिए तैयार है। वैसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साउथ दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी ने अतिक्रमण को लेकर के शाहीन बाग समेत जैतपुर, सरता विहार और मदनपुर खादर समेत 12 इलाके ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया है और उनका सर्वे कर लिया गया। और अब यहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की पूरी तरह से तैयारी है। शाहीन बाग में अतिक्रमण की स्थिति क्या है, हालात क्या है और कैसे यहां के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा सालों से बदस्तूर लगातार चल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी वहां पहुंचे और वरुण भसीन ने तस्वीरें जो ग्राउंड से कैमरे में कैद की वो दिखाते हैं आपको। ये दिल्ली का शाहीन बाग है, वही शाहीन बाग जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र था। यही शाहीन बाग आज फिर से चर्चा में है और इस बार दिल्ली का ये इलाका अवैध कब्जे को लेकर सुर्खियों में है। तो मैं जिस दुकान में हूँ इस वक्त आपको दिख जाएगा कि एक अस्थायी रूप से एक एक्सटेंशन यहाँ पर है। तो जो दुकानें हैं वो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, कुछ प्लॉट पे हैं, तो उस चीज को लेकर एक हमेशा सवाल रहता है। सर, ये दुकान कब से है सर अपनी? पता नहीं, आइडिया नहीं है। लगभग कब से? तो मतलब क्या ये जगह आपकी है या फिर किस तरह से होता है? पता नहीं, आइडिया नहीं मुझे। कोई आइडिया नहीं आपको? तो मतलब आप यहाँ अगर इसको समझें तो एक प्लॉट पे अभी हमें नजर आ रही है, तो क्या ये प्रॉपर जगह ली गई है या फिर एक्सटेंड किया हुआ है? क्योंकि आगे का हिस्सा जो है वो अथॉरिटी का कहना है कि अब शायद जो आगे का हिस्सा लिया गया है उसको हम हटा देंगे। कभी उससे पहले आई, आज से पहले अथॉरिटी कभी आई आपको कुछ कहने करने? मैं अभी आया हूँ, नया हूँ। शाहीन बाग की गलियों में, मोहल्लों में, घर के बाहर, मेन रोड वाली दुकान पर तो कहीं कहीं फुटपाथ पर ये सरकारी जमीनें कहीं छज्जा निकालकर तो कहीं लोहे की ग्रिल लगाकर स्थायी ठिकाना बना ली गई। ये काम धीरे धीरे किया जाता रहा और शासन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। मजे की बात यह कि जब इसी सिलसिले में टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता वरुण भसीन ने दुकानदारों से सवाल पूछा तो टका सा जवाब मिला कि उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं।
यहाँ पर ये जो दुकानें हैं कितने सालों से हैं अगर समझने की कोशिश करें? ये तो बहुत टाइम से हैं। तो अब अथॉरिटी कहती है कि जो आगे का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि एक जहाँ तक जगह है हमारी, उसके आगे की जगहों को हम हटाएंगे करने का यहाँ पे आप एसडीएमसी अपनी तरफ से सोच रही है, तो क्या वो हिस्सा होता है और कितना अपना होता है अगर इसको समझने की कोशिश? इतना भाई आइडिया नहीं है कितना हिस्सा होगा। वो ये है कि ये तो बहुत सालों से दुकान है, बहुत काफी टाइम से दुकानें हैं। तक कोई कभी इस बारे में बात करने नहीं, कोई बात करने नहीं है इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अक्सर दुकानों का हिस्सा होता है उसके आगे जो हम थोड़ा बहुत रैंप या कुछ एक्सटेंशन लगा लेते हैं शॉप का, तो उसके लिए आज से पहले कभी मना किया गया? इससे पहले कभी यहाँ पे मत लगाएं या फिर ये एक्सटेंशन मत करें कि ये रैंप तक आप अपना सामान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो एक तरीके ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाहीन बाग में अवैध कब्जे की छानबीन के लिए जब संवाददाता वरुण भसीन यहाँ के फुटओवर ब्रिज पर चढ़े तो दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर ये कार पार्किंग नजर आई, जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिली कि ये भी अवैध है। हैरानी ये भी हुई कि बरसों से साउथ दिल्ली नगर निगम के नाम पर इस अवैध पार्किंग की पर्ची काटी जाती रही और इसकी भनक खुद नगर निगम तक को नहीं। सामने की तरफ अगर मैं आपको शाहीन बाग पे यहाँ पर पार्किंग दिखाने की कोशिश करूं तो वो सड़क पे एक पार्किंग क्रिएट हो चुकी है अपने आप में, जो कि असल में दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को जोड़ती है और यहाँ पर रोज ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। ये सामने की पूरी जो सड़क है, इस वक्त मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र को कहूं तो आप देखिए वो सड़क पूरी गिर चुकी है। ये असल में एक पार्किंग बना दिया गया है किसी के कहने पर नहीं, इसको एक अपने आप में आप अतिक्रमण लेंगे। कभी कभी लोग आकर यहाँ पर पर्ची काट के जाते हैं आपकी पार्किंग की, जो कि शायद खुद साउथ दिल्ली नहीं जानता होगा कि कोई उनके नाम पर कहीं पर पार्किंग के पैसे भी ले रहा है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी ऐसे अतिक्रमण को लेकर नींद से जागी। शाहीन बाग समेत साउथ दिल्ली के 12 इलाकों में अवैध कब्जे को हटाने के लिए खुद मेयर निरीक्षण पर निकली। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर हमारी छानबीन के दौरान ही वो हमें बीच रास्ते मिल गए। संवाददाता वरुण भसीन ने उनसे यहाँ के अतिक्रमण को लेकर सीधा सवाल पूछा। सर, इस वक्त अगर मैं अतिक्रमण की सबसे पहले परिभाषा समझने की कोशिश करूं, वो क्या होती है? ये सामने जो रोडी बदरपुर पड़ा है ये भी अतिक्रमण है। जो बिल्डिंग बनी है अवैध वो भी अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर। जो कबाड़ी बैठाए जा रहे हैं, जो पूरा गंद फैला रहे हैं, वो भी अतिक्रमण है। और जो इस तरह से अवैध कब्जा करके बैठे हैं वो भी अतिक्रमण है। एसडीएमसी के मेयर ने शाहीन बाग में अतिक्रमण की तस्वीर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसा। आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार यहां वोट बैंक के चक्कर में बरसों से रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है और ये मसला देश की सुरक्षा से सीधा जुड़ा है, इसलिए कार्रवाई होकर रहेगी। लेकिन हमें उनसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि फिर 15 साल से नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने यहाँ पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। सभी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, कंप्लीट पूरी तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। यहाँ पे राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से ये जो ढांचे अभी बना लिए गए हैं ना, इनके कोई सिक्योरिटी को लेकर भी एक शायद सवाल उठता है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठता है। और ये लोग जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की आबोहवा खराब करने में विश्वास रखते हैं। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग में सर्वे किया। ऐसे 12 इलाके हैं जहां अतिक्रमण को लेकर सर्वेक्षण किया गया। इनमें जैतपुर, नजफगढ़, पालम, मददपुर खादर, ओखला, सरिता विहार, विष्णु गार्डन और शाहीन बाग शामिल हैं। इन इलाकों में जहां कहीं भी नोटिस देने की जरूरत होगी, नगर निगम वो नोटिस देने का काम करेगी। 48 घंटे पहले तक नोटिस दिया जाएगा और जहां नोटिस की जरूरत नहीं होगी वहां सीधे कार्रवाई होगी। लेकिन ये जानने समझने के बाद भी जिस किसी ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा, तो फाइनल फैसला यही है कि वहां बुलडोजर चलाया जाएगा और शाहीन बाग भी इससे अछूता नहीं रहेगा। किसी भी तरह का कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। जो अस्थायी रूप से दुकानें आगे की तरफ हैं, घरों के आगे जो ढांचे बना लिए गए हैं, जो 20-20, 15-15 फीट की जो दुकानों के आगे की जगह है, उन सब पर इस वक्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो आपको हमने शाहीन बाग का अतिक्रमण दिखाया। अब इसी सिलसिले में आपको सीधा लेकर चलते हैं दक्षिण दिल्ली के जयपुर, जहां टाइम्स नाउ नवभारत सहयोगी हर्षा चंदवानी ने अवैध कब्जे की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। यह है दक्षिणी दिल्ली का जैतपुर। ये साउथ दिल्ली के उन 12 इलाकों में शामिल है जहां अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की ओर से सर्वे किया गया, जहां नोटिस दिए गए, जहां अब अवैध कब्जे पर
बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन यहाँ अतिक्रमण की रियल पिक्चर क्या है, ये तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीर ये है कि अगर आप जैतपुर इंटर करेंगे तो आपको नजर आएगा कूड़े का ढेर, आपको नजर आएगा किस तरह से गंदगी है यहाँ पे, आपको नजर आएगा कितनी कॉलोनीज हैं जो 15 से 20 सालों से अवैध रूप से बसी हुई हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई है? पहले कभी नहीं हुई है, सब जगह हो रहा है, लेकिन वो बसी हुई है सारी कॉलोनी कई सालों से। लगभग कितना साल से बसी? 20 साल से ज्यादा लगा लो जी आप। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता हर्षा चंदवानी यहाँ अवैध कब्जे पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी। इसी दौरान उन्हें यहाँ की सड़कों पर ऐसी कई दुकानों के बाहर अवैध कब्जा दिखाई दिया। ये उस वक्त की बात है जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ सर्वे करने आए थे। शाहीन बाग, ओखला, गफ्फार मंजिल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऐसा कहना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है। आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर से कहा हुआ है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को उन्होंने लेटर लिख के बात कही कि जो अवैध रूप से ये जो तमाम लोग बसे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान अतिक्रमण पर सर्वे करने यहाँ पहुँचे थे। टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल के दौरान वो संवाददाता हर्षा चंदवानी को मिल गए। रिपोर्टर हर्षा ने उनसे यहाँ बसे रोहिंग्याओं को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने इसका सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी की सरकार पर फोड़ा। जो दिल्ली की आबो हवा खराब करते हैं, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं, ये भारत में जिनका रहने का अधिकार नहीं, दिल्ली में जिनका रहने का अधिकार नहीं, तो उनको यहाँ रहने चाहिए, उनको वापस अपने देश में जाना चाहिए। मेयर की बात अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, लेकिन हर्षा यमुना नदी के किनारे बसे जैतपुर के उस इलाके में सच की पड़ताल करने पहुंची जहां ऐसे लोगों के बसे होने की जानकारी थी। यहां सड़क पर ही उन्हें कई लोग मिल गए, पुरुष महिलाएं, सब ने टाइम्स नाउ नवभारत पर अपनी बात रखी। कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं, कोई रोहिंग्या नहीं, नागरिकता को लेकर सारे जरूरी कागज दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बुलडोजर चलने का डर है। ना तो हम बांग्लादेशी हैं, ना ही हम रोहिंग्या हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ से हम यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं और अपने गांव के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट के टाइम पे ही आते हैं। वोट है आपका, आपका वोट है? वोट है, वोट है। यहाँ यूपी के, बिहार के हैं और कहीं के भी नहीं है। बांग्लादेशी तो हमारी तरफ है ही नहीं है। आप लोगों को डर लग रहा है कि बुलडोजर चल सकता है? बिल्कुल मैम, डर ही लग रहा है क्योंकि जहांगीरपुरी में चला दिया, हमें भी डर लग रहा है पूरा। यहाँ सड़क पर भीड़ जमा थी, लोग नगर निगम के नोटिस दिए जाने का विरोध कर रहे थे। कुछ तो ये कह रहे थे कि बुलडोजर चलाना होगा तो सबसे पहले उनके सीने पर चलाना होगा। वो घर बचाने के लिए, दुकानें बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। मेहनत करके नहीं बनाया है, रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ कहाँ से आया बांग्लादेश? सरकार को ये नहीं बसनी थी, सारी कॉलोनी दुनिया में बसी पड़ी है, तो सरकार क्यों नहीं उजाड़ी? इसी सहारे से दुनिया लालच में बस गई कि चलो हम किराए से बच गए। अब वो सरकार ऐसी आई है कि गले में छुरी चला रही है। अगर बुलडोजर आता है तो आप लोग क्या करेंगे? मैम हम लोग जान दे देंगे बुलडोजर के आगे, मरना वैसे ही, ऐसे भी मर जाएंगे। सरकार यही चाहती है कि इनको मार के हम तोड़ देंगे, हमारा घर टूट जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलते टीवी पर देखा है। जहांगीरपुरी में मंदिर और मस्जिद दोनों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला था। ये चंद रोज पहले की बात है और अब इन लोगों को डर है कि नगर निगम ये बुलडोजर एक्शन यहाँ भी कर सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर अवैध कब्जा नहीं किया है तो फिर डर क्यों और किस बात का है? अगर सारे कागज सही हैं तो फिर बुलडोजर की फिक्र क्यों हो रही है? कह रही हूँ बुलडोजर चलाना है, पहले हम लोगों को पर चलाओ, उसके बाद फ्री है चलाना। तो ये जैतपुर की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैतपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बालकिशन के साथ हर्षा चंदवानी, टाइम्स नाउ नवभारत। अतिक्रमण एक शहर के लिए कोढ़ की बीमारी जैसा होता है, जो एक बार शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार फैलता ही जाता है। अतिक्रमण का खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। साल 2014 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी हुई। उसमें पाया गया कि दिल्ली में एनक्रोचमेंट के कारण होने वाले रोड जाम में फंसने के चलते पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का बड़ा नुकसान होता है। रोजाना 40,000 किलो लीटर ईंधन बर्बाद होता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत आसमान छू रही है। नुकसान का अंदाजा लगा पाना मुश्किल ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको हिसाब करना होगा। अब जरा समझिए कि दिल्ली में एनक्रोचमेंट के चलते लगने वाले जाम में कितने घंटे आदमी फंसा रहता है, यानी समय का कितना नुकसान होता है।
ग्लोबल जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट टॉम के मुताबिक दिल्ली घने ट्रैफिक के मामले में दुनिया के 11वें शहर में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दिल्ली का एक आम नागरिक औसतन 152 घंटे या 6 दिन 8 घंटे से ज्यादा वक्त जाम सड़कों पर और ड्राइव करते हुए गुजार देता है। वहीं एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यांश कहते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमणकारी आम आदमी पार्टी की सरपरस्ती में फल और फूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप बीजेपी के लिए हैं। आज एसडीएमसी की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन का मजमा लगाया। टाइम्स और नवाज संवाददाता पुलकित नागर वहां पहुंचे थे और दिखाते हैं क्या देखा पुलकित नागर ने वहां। दिल्ली के 12 इलाकों में एसडीएमसी अतिक्रमण को लेकर सर्वे कर रही है। एसडीएमसी कह रही है नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेंगे। इसका दर्द दिल्ली पर शासन कर रही आम आदमी पार्टी को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बसा रही है। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के विरोध की तस्वीर। एक तस्वीर देख लीजिए और ये देखिए कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन क्यों? पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक घर में जा रहे हैं। कह रहे हैं आपके घर का छज्जा बड़ा हुआ है, आपके घर की सीढ़ी बड़ी हुई है, आपके घर का फाटक बड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, अन्यथा आपके घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। बीजेपी और एमसीडी ये कह रही है कि ये अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर है। 15 साल से अवैध निर्माण होने क्यों दिया? एक एक घर में कोई घर नहीं बचेगा जिसके अंदर कमियां ना निकाल रही है। हर घर से उगाही चल रही है, हर घर पे गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत भी है जो ये बताते हो? जनता आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं इस चीज का विरोध करने के लिए। आप किसी भी अपने कैमरे के साथ दिल्ली के घरों में निकल जाइए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी वाले पैसे मांग रहे कि नहीं मांग रहे। दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के आरोप बीजेपी पर काफी गंभीर है। आरोप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के। अतिक्रमण पर सर्वे तो हो ही रहा है, अतिक्रमण पाया गया तो बुलडोजर तो गरजेगा। आरोप प्रत्यारोप की तब बुलडोजर के आगे नहीं चलेगी। एमसीडी लगातार सर्वे कर रही है, जगह जगह जा रही है। आज भी कई जगहों पे सर्वे हो रहे हैं कि कहां कहां अवैध निर्माण है। तो क्या ये आपका जो विरोध प्रदर्शन है ये आगे भी जारी रहेगा इस तरीके से? हम तब तक चलेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी ये गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी नहीं बंद होगी। भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रिश्वतखोरों की पार्टी है। हम दिल्ली के अंदर इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेंगे। चलिए दुर्गेश पाठक हमारे साथ थे, तस्वीर देख लीजिए और समझिए कि किस तरीके से अब बुलडोजर की राजनीति भी दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं। ये रास्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है और यहाँ पर पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। दुर्गेश पाठक ने जो आरोप लगाए वो ये कि बीजेपी बुलडोजर दिखाकर वसूली कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक आरोप लगाते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात आर्थिक नुकसान की कर लेते हैं, जिसका आकलन आईआईटी मद्रास ने किया। आकलन है कि दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम की कीमत सालाना 60,000 करोड़ रुपए है। ये 60,000 करोड़ उस ईंधन की कीमत जो खड़ी गाड़ियों में जल जाता है। इसमें प्रोडक्टिविटी लॉस यानी आपकी गाड़ी की खराबी और रिपेयरिंग की कीमत भी शामिल है। वायु प्रदूषण और खराब होती सड़कों की कीमत भी इसी 60,000 करोड़ में शामिल है। दिल्ली सरकार का 2021-2022 का सालाना बजट 62,785 करोड़ रुपए है। यानी कहा जा सकता है कि 2030 तक ये नुकसान लगभग 98,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह कि नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्या के मामले में लॉस्ट लेमन बार जहां पर की हत्या हुई थी उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रमुखता के साथ एक खबर दिखाई गई। सवाल पूछा गया कि जिस जगह को आमतौर पर लोग सुरक्षित मान करके अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाना क्या जायज ठहराया जा सकता है या कोई भी व्यक्ति क्या खौफजदा नहीं होगा? इसी खबर का असर होते हुए और डीएम के आदेश पर यह लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको एक सांख्यिकी परमाणु तानाशाही।
हिटलर 2 का छुपा रुस्तम सामने आया। दुनिया पर 22 पहियों वाली नई आफत। तानाशाह का मिडनाइट मिसाइल मार्च। मौका जश्न का, प्रदर्शन विध्वंस का। एक तानाशाह की मिसाइली सनक। 국력의 상징이자 우리 군사력의 기본을 이루는 핵무력을 질량적으로 강화하여 अंधेरे में किम जोंग की परमाणु ललकार। किम की न्यूक्लियर चेतावनी किसे? दुनिया तबाह कर मानेगा सन की। किम जोंग उन ने एक ऐसा मिसाइल बनाने का दावा किया जिससे वो पूरी दुनिया को धमका रहा है। 22 चक्कों पर इस मिसाइल को देख करके दुनिया के बड़े बड़े देश डरे हैं। किम जोंग ने खुल्लम खुल्ला परमाणु धमकी दी है। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन सोमवार की रात एक बार फिर नजर आया। उत्तर कोरिया की सेना के गठन के 90 साल पूरा होने पर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक बेहद ही भव्य परेड निकाली गई। परेड में उत्तर कोरिया की सेना के जवान शामिल थे। साथ ही उत्तर कोरिया की जनता भी परेड में शामिल हुई। प्योंगयांग की परेड में पहली बार किम जोंग उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आई। मंच पर किम और री सोल जू ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। लोग जश्न में डूबे हुए थे। सफेद सूट में उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन वहां मौजूद जनता और सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहा था। लेकिन इस बार किम जोंग उन अपनी मिसाइलों और फौज के साथ दुनिया के सामने आया था। परेड शुरू होने के कुछ ही देर में उसने दुनिया के सामने एक नई आफत पेश की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 पहिए एक तरफ और दूसरी तरफ भी 11 पहिए। कुल 22 पहियों वाले इस महाट्रक में रखी है मिसाइल। कितनी विशाल, कितनी खतरनाक होगी, अंदाजा आप खुद लगाइए। सनकी तानाशाह की इस मिसाइल का नाम है Hwasong-17। जैसे ही ये मिसाइल प्योंगयांग की सड़कों पर आई, वहां मौजूद सैनिकों का जोश बढ़ गया। यहां तक कि उत्तर कोरिया की जनता भी इस मिसाइल के आने से उत्साहित दिख रही थी। जैसे जैसे ये महामिसाइल आगे बढ़ रही थी, वहां की जनता का जोश बढ़ता जा रहा था। किम जोंग उन मंच से ही मिसाइल परेड की सलामी ले रहा था। इसके बाद किम जोंग उन ने एक और खतरनाक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। ये मिसाइल आगे से बेहद नुकीली है और 12 पहियों वाले ट्रक पर लाई गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया, लेकिन सबसे खतरनाक थी उसकी Hwasong-17 मिसाइल, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताई जा रही है। किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी महामिसाइलों का प्रदर्शन परेड में किया। मिसाइल परेड के जरिए क्या किम जोंग उन अपने दुश्मनों को एक तरह से धमकी दे रहा है? एटॉमिक वेपन्स भी हैं, उनको डिलीवर करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी नॉर्थ कोरिया रखने का दावा करता है और उसने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया। पिछले महीने 24 मार्च को किम Hwasong-17 मिसाइल के साथ नजर आया था, जब वो मिसाइल को अपने साथ लेकर बाहर निकला था।
किम जोंग के सामने ही होसोंग 17 मिसाइल का ट्रायल किया गया था। ट्रायल के 1 महीने बाद किम ने दुनिया के सामने वो मिसाइल पेश भी कर दी। अब आपको बताते हैं कि ये मिसाइल दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है। होसोंग 17 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। इस मिसाइल की लंबाई 26 मीटर है, यानी 2 वॉल्वो बसों के बराबर। होसोंग 17 का व्यास 3.25 मीटर है। इतनी भयानक और विशाल मिसाइल है तो जाहिर है उसकी मारक क्षमता भी बेहद ज्यादा होगी। नॉर्थ कोरिया की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी मारक क्षमता का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट की माने तो होसोंग 17 की मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन डीसी की दूरी 11,000 किलोमीटर है, यानी आसानी से उत्तर कोरिया अमेरिका की राजधानी पर निशाना साध सकता है। जश्न के कार्यक्रम में अपनी सेना का जोश बढ़ाने के लिए सन की तानाशाह ने दुनिया को, खासकर अपने दुश्मन मुल्कों को परमाणु हमले की खुली धमकी भी दे रहा है। 새 세대의 첨단 무장 장비들을 계속 개발 실전 대비하여 인민군대의 군사적 위력을 부단히 향상시켜 나가야 합니다. 특히 국력의 상징이자 우리 군사력의 기본을 이루는 핵무력을 질량적으로 강화하여 이미 전쟁 상황에서 각이한 작전의 목적과 임무에 따라 각이한 수단으로 핵 전투 능력을 발휘할 수 있게 만들어야 합니다. उत्तर कोरिया के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला उसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया और दूसरा अमेरिका। किम जोंग ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने का जो बयान दिया है वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। अगर दम है तो अब परमाणु कार्यक्रम रोक कर दिखाओ, क्योंकि अमेरिका ने कई बार कोशिश की है कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, लेकिन किम ने ऐसा कभी नहीं किया। इस तरह की धमकियों के माध्यम से वो अमेरिका के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ वार्ता के लिए गंभीर कदम उठाए। और ये जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में वार्ता का जो उसका लक्ष्य है, उसका पीछे उसकी सबसे बड़ी मंशा ये है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस में ढील दे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसी तरीके की ढील दे, ताकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो एक भारी आर्थिक दबाव है वो कम हो सके। किम जोंग उन को मिसाइलों की सनक है। बीते कुछ सालों में किम जोंग उन अक्सर मिसाइलों के साथ नजर आया है, चाहे किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण हो या फिर दुनिया के सामने किसी नई मिसाइल का प्रदर्शन। किम जोंग हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो दुनिया को अपनी मिसाइलों से डराए, अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई में उसकी मिसाइलों में दम है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए उत्तर कोरिया ऐसे वीडियो प्रोपेगेंडा फैलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लेकिन उत्तर कोरिया के अलावा और किन किन देशों के पास ताकत और मिसाइल सिस्टम है, ये आपको जरा ग्राफिक के जरिए हम लोग दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या सिस्टम किस किस के पास है। रूस की बात कीजिए, RS-20V SS-18 सैटर्न मिसाइल है जिसकी रेंज 10,200 से 16,000 किलोमीटर तक है। बेहद खतरनाक मिसाइल जिसकी जद में ज्यादातर देश दुनिया के रहेंगे। इसके अलावा चीन के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज है 12,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर, नाम डोंगफेंग 41। उत्तर कोरिया की ह्वांगसोंग 17 रेंज है 13,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर तक की। ये महामिसाइल हैं जो कि दुनिया को बदलने, नक्शा बदलने का दम रखती है। इसके अलावा अमेरिका D5 ट्राइडेंट सेकंड रेंज है 12,000 किलोमीटर की। ये है जिसके पास ये महामिसाइल्स किस किस देश के पास हैं जो कि परमाणु क्षमता से लेस है। अब आपको सीधे ले चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान और दिखाते हैं कि वहां पर क्या नया हो रहा है। कराची में धमाका, भड़का आका। शहबाज शरीफ को चीन का अल्टीमेटम। बलूचिस्तान में चीन का कब्जा, पाकिस्तान का अत्याचार।
कराची में चीन पाकिस्तान से हिसाब। एक मां क्यों बनी मानव बम। इमरान ने जो किया अब भुगतेंगे शहबाज। ड्रैगन का पाकिस्तान में बदलापुर। धमाका कराची में हुआ और बीजिंग हिल गया। धमाके तो पाकिस्तान के हर दूसरे दिन होते हैं, लेकिन कराची में जो धमाका इस दफा हुआ उससे पूरा चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने इस धमाके के बाद पाकिस्तान को धमकी दे दी और साफ निर्देश दिया। इसी बीच बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि अपने 3 नागरिकों की मौत पर चीन भड़का है। चीन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए कहा है। चीन ने पाकिस्तान को साफ निर्देश दिया कि घटना पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तत्कालिक और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस धमाके की जिम्मेदारी दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और अपने 3 नागरिक जिनकी धमाके में मौत हुई है उनके बाद चीन भड़क गया है और पाकिस्तान को बुला करके, शहबाज शरीफ को बुला करके फटकार लगाई है। एक मां अपने 2 बच्चों को गोद में लिए हुए और फोटो खिंचवाते वक्त खुशी से मुस्कुरा रही है। इस मां का नाम है शारी बलोच। शारी बलोच को आप नहीं पहचानते तो अब इस वीडियो को देखिए। मंगलवार को पाकिस्तान के कराची धमाके में जिस महिला ने खुद को बम से उड़ाया वही है शारी बलोच। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक मां को मानव बम बनना पड़ा। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती आई है। इसी अत्याचार का बदला शारी बलोच ने आत्मघाती हमले के रूप में लिया। शारी बलोच की उम्र सिर्फ 30 साल थी और उसके एक बच्चे की उम्र 8 साल और दूसरे की 5 साल है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शारी बलोच काफी पढ़ी लिखी थी। उसने मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इतना ही नहीं, उसने एमफिल भी कर रखा था। बलूचिस्तान के जुर्बत जिले में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। दावा है कि शारी बलोच के पति दांतों के डॉक्टर हैं। शारी बलोच के पिता भी एक सरकारी एजेंसी में डायरेक्टर रह चुके हैं। यानी शारी के साथ ही उसका परिवार पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से मजबूत भी है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि शारी बलोच ने आत्मघाती हमलावर बनने जैसा खतरनाक कदम उठाया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और दमन के खिलाफ शारी बलोच 2 साल पहले बलूचिस्तान विद्रोहियों से जुड़ी थी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल हो गई थी। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारी बलोच ने खुद को आत्मघाती हमले के रूप में इस्तेमाल करने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने रखी थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तो यहां तक दावा है कि शारी बलोच जैसी एक नहीं कई पढ़ी लिखी महिलाएं उसके साथ खड़ी हुई। बलूचिस्तान में कई ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान की सेना का विरोध करते हैं। वहां कई ऐसे विरोध संगठन हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का आंदोलन चलाते हैं। जब से सीपैक बनना चालू हुआ है वहां चाइना के भी विरोध होता है। अभी तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और दमन की खबरें आती थी, लेकिन अब वहां चीन भी अत्याचारों में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से गुजर रहा है। चीन ने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। स्थानीय लोगों को समंदर में मछलियां पकड़ने से रोका, जिससे वहां लोगों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ा। चीन ने बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। यहां तक कि सुरक्षा के नाम पर बलूच लोगों से बुरा बर्ताव भी किया जाता है। इसी वजह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के साथ साथ चीन के खिलाफ भी नफरत तेजी से बढ़ी है। कराची में यही नफरत आत्मघात
शुरुआती बम धमाके के रूप में दिखी। चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद चीन का गुस्सा भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक कहा। हमले के गुनहगारों को जल्द सजा दिलाए पाकिस्तान। चीन के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चीन के संसाधनों प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कराची में आत्मघाती हमले में मारे गए अपने नागरिकों से चाइना बौखला गया है। चाइना ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि गुनाहगारों को जल्द से जल्द पकड़े। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना की इस धमकी को हल्के से नहीं ले सकते। चीन का गुस्सा शहबाज शरीफ के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत दोहरी है। अभी शहबाज को पीएम बने 2 हफ्ते ही हुए हैं और अब चीन नाराज हो गया है। अभी शहबाज को चीन से आर्थिक मदद भी लेनी है, इसलिए वो ज्यादा वक्त चीन को नाराज नहीं रख सकता। साथ ही चीन की चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान को उसके नागरिकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना होगा। कसवर कलासरा, टाइम्स नाउ, नवभारत, इस्लामाबाद। और अब देश के लिए गर्व करने वाली खबर, आकाश मिसाइल अब और भी एडवांस हो चुकी है। आज राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के मुताबिक मिसाइल ने जमीन से हवा में लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। दरअसल आकाश मिसाइल की रफ्तार 3047 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक निशाने पर वार करने में सक्षम है। इस आकाश मिसाइल में एडवांस बात यह कि इसकी टारगेट को लॉक करने की क्षमता बढ़ाई गई। साथ ही मिसाइल में टेंपरेचर कंट्रोल करने की क्षमता भी बढ़ाई गई। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल फाइटर जेट्स, मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन को निशाना बनाने में किया जा सकता है।